चलो यार देखो, ये ध्यान दो। लास्ट क्लास में जो है हम लोग रोमन सिविलाइजेशन स्टार्ट किए थे और रोमन सिविलाइजेशन के बारे में हम बहुत कुछ बताए थे कि रोमन सिविलाइजेशन क्या है। रोमन सिविलाइजेशन दुनिया में इतना बड़ा साम्राज्य, जो सबसे पहले एंशिएंट टाइम का सबसे बड़ा साम्राज्य में से एक साम्राज्य हुआ रोमन सिविलाइजेशन। और खास तौर पे रोमन सिविलाइजेशन के बारे में जो है हम उसके उत्पत्ति को लेकर जो है हम पढ़ाए थे कि रोमन सिविलाइजेशन जो है ओरिजिन कैसे हुआ रोमन सिविलाइजेशन का, एंड व्हाई रोमन सिविलाइजेशन इज फेमस इन द वर्ल्ड। ये दुनिया में इतना ज्यादा मतलब क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में जो है हम बता रहे हैं। अब देखो, रोमन सिविलाइजेशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, है ना, सो रोमन सिविलाइजेशन जो कि हम बताए कि एक ऐसा सिविलाइजेशन जो कि 3 कॉन्टिनेंट तक फैला हुआ था। रोमन सिविलाइजेशन एक ऐसा सिविलाइजेशन जो कि 3 महादेशों तक फैलने वाला और फैला एक साम्राज्य था। और देखो इधर, तो रोमन सिविलाइजेशन एक ऐसा सिविलाइजेशन है जो दुनिया का 3 महादेशों में जो है फैला हुआ जो है एक सभ्यता है। और ये सभ्यता एक ऐसा सभ्यता है पहला जिस सभ्यता का 2 राजधानी था। शुरुआती समय में जब क्या था कि सभ्यता शुरू होता है तो एक शहर को लेकर, एक छोटा सा शहर को लेकर शुरू होता है, जिस शहर को हम लोग रोम कहते हैं। बड़ा ही प्यारा शहर है और इस शहर से जो है ये सभ्यता का शुरुआत होता है। और यही कारण है कि उस शहर के नाम पे भी शहर का नाम पड़ता है रोमन सिविलाइजेशन, है ना। खास तौर पे देखा जाए तो रोम जो सभ्यता, जो रोम जो शहर का निर्माण होता है, वो तो हम बताए दिए कि रेमस और रोमुलस 2 तो भाई था, जिसके नाम पर जो उन्होंने इस शहर को क्या रखा था, बनाया था। और यही कारण है कि उनके नाम पे जो इस शहर का नाम पड़ा है रोम। और रोम शहर को केंद्र करके ही क्या होता है, आगे जाके रोमन सिविलाइजेशन शुरू होता है। और यही कारण है कि इस सिविलाइजेशन का नाम भी पड़ जाता है रोमन सिविलाइजेशन। कुल मिलाकर देखा जाए तो रोम जो शहर है वो एक नदी के किनारे बसा हुआ है, और जो नदी को कहा जाता है टाइबर रिवर, जिस नदी को केंद्र करके क्या होता है, ये सभ्यता विकसित होता है। ये सभ्यता काफी ज्यादा फर्टाइल सभ्यता, और खास तौर पे इस सभ्यता को कहा जाता है, ये जो रोमन सिविलाइजेशन था ऐसा वैसा कोई सभ्यता नहीं। यहाँ के जो लोग थे वो ऐसा नहीं था कि गांवों में रहा करते थे, यहाँ के लोग शहरों में रहा करते थे। इसलिए कहा जाता है रोमन सिविलाइजेशन वाज द अर्बन सिविलाइजेशन। ये एक तरीके का अर्बन सिविलाइजेशन है, अर्बन आउटलुक का। अर्बन का मतलब होता है जहां पे लोग शहरों में रहा करते थे, और बहुत सारा यहाँ पे जो है शहर हुआ करता था। और रोम तो पहला शहर ही है। रोम वाज द एंशिएंट सिटी। दुनिया में 2 सिटी सबसे प्रसिद्ध है। एक अगर देखा जाए दुनिया में तो एक सिटी है जिसका नाम है एथेंस, जो कि ग्रीक में है, और एक सिटी जो है रोम का, जो रोम है। और तीसरा भारत का अगर बताया जाए तो सबसे प्रसिद्ध सिटी अगर किसी टाइम पे था, है ना, अगर सिटी कोई था तो था बनारस, काशी। ये जो है दुनिया का तमाम सबसे प्राचीन जो है सभ्यता है। और रोमन सिविलाइजेशन जो है, जिसको हम लोग कहते हैं अर्बन सिविलाइजेशन। क्यों अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है शहरी सभ्यता। शहरी सभ्यता का मतलब होता है कि ऐसा सभ्यता जो कि शहर के साथ शुरू हुआ था। लोग यहाँ के गांवों में नहीं रहा करते थे, है ना, यहाँ पे लोग शहरों में बसना स्टार्ट किए, और ये शहर से ही ये सभ्यता का शुरुआत हुआ। यही कारण है कि इस सभ्यता को अर्बन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बड़ा ही शहरी सभ्यता था। सबसे यहाँ पे जो शहर होता था, इसका जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर होता है, जो हम अगला दिन बताई थे कि अर्बन रोमन सिविलाइजेशन जिन चीजों के लिए फेमस है उनमें एक सबसे बड़ा चीज है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जिस तरीके का शहर का डिजाइन था, जिस तरीके का मॉन्यूमेंट का डिजाइन था, जिस तरीके का रोड था, जिस तरीके का नालियां थी, जिस तरीके की ब्रिज थी, जिस तरीके का वहां पे एम्पली थिएटर था, ये तमाम चीजों के लिए, डोम्स, गुंबज, ये सभी चीजों के लिए जो है काफी ज्यादा लोकप्रिय सभ्यता माना गया। बाद के समय में देखा जाए तो रोमन सिविलाइजेशन को कहा जाता है ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन और क्लासिक सिविलाइजेशन कहा जाता है। देखोगे, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का मतलब होता है एक बहुत ही प्राचीन सभ्यताओं में ये भी एक सबसे प्राचीन सभ्यता है। यानी रोमन सिविलाइजेशन जो है एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है जो कि एंशिएंट टाइम में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था ये तो बताई थे 753 बीसी में, जब रोम शहर का क्या होता है, रोम शहर कब बनता है 753 से। वहीं से ये सभ्यता का भी सूत्रपात होता है। एक छोटे से शहर रोम को लेकर ये सभ्यता शुरू होता है, लेकिन धीरे 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 ये सभ्यता इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि 3 कॉन्टिनेंट तक, यानी 3 महादेश, 3 देश नहीं 3 महादेश तक, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, ये 3 महादेशों तक ये फैलाने वाला साम्राज्य। और जो कि कब तक काम करता है, 470
6 BC तक क्या होता है, ये रोमन सिविलाइजेशन चलता है। हालांकि ये जो रोमन सिविलाइजेशन चलता है, इस रोमन सिविलाइजेशन 476 में क्या होता है, वेस्टर्न रोमन अंपायर जो था, यहाँ पे 2 ठो अंपायर बनाया गया। क्यों? क्योंकि ये सिविलाइजेशन और ये अंपायर इतना बड़ा हो गया था कि इसको एक राजधानी से जो है कंट्रोल कर पाना जो है राजा के लिए बड़ा मुश्किल होता था। तो उन लोगों ने क्या किया, ये जब सभ्यता बहुत फैल गया तो उन्होंने इस जगह को और इस जगह को 2 सेपरेट बांट दिया। तो जो वेस्ट के साइड था उसको कहा गया वेस्टर्न रोमन अंपायर, और जो ईस्ट के साइड था उसको कहा गया ईस्टर्न रोमन अंपायर। तो वेस्टर्न रोमन अंपायर 476 BC में क्या होता है, डिक्लाइन हो जाता है, इसके ऊपर अटैक हो जाता है, और भी बहुत सारे रीजन है जिस कारण ये वेस्टर्न रोमन अंपायर था, जिसका राजधानी रोम हुआ करता था, जो प्राचीन शहर से शुरू होने वाला सभ्यता था। ये सभ्यता धीरे धीरे 476 BC में रोमन वेस्टर्न अंपायर का पतन हो जाता है, और उसके बाद एक नया यहाँ पे जो ईस्टर्न अंपायर था वो अभी भी बचा होता है, जिसको आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा रोल है कॉन्स्टेंटिनोपल, किंग कॉन्स्टेंटिनोपल। और बाद में इसी ईस्टर्न रोमन अंपायर का राजधानी कहा था, बाइजेंटाइन, पढ़ाए थे ना, बाइजेंटाइन, ये सब एग्जाम में आता है। बाइजेंटाइन क्या था, तो बाइजेंटाइन पूर्वी रोमन साम्राज्य का राजधानी था, जहां से पूर्व के पूरे रोमन साम्राज्य को क्या किया जाता था, चलाया जाता था, और गवर्न करते थे उस समय के राजा कॉन्स्टेंटिनोपल। और ईस्टर्न रोमन अंपायर को बनाने में सबसे बड़ा रोल निभाए थे किंग कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि उस समय के रोमन साम्राज्य यानी ईस्टर्न रोमन अंपायर का शासक हुआ करते थे। उसके अलावा देखा जाए तो इसको ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि ये पुराना सिविलाइजेशन है। सोचो 753 BC में शुरू हुआ था। अच्छा, इस सिविलाइजेशन को जो है आयरन एज का सिविलाइजेशन कहा जाता है, यानी रोमन सिविलाइजेशन का शुरुआत जो है आयरन एज के समय हुआ था, यानी जिस समय पूरी दुनिया में लोहा का खोज वगैरह हो गया था और लोहा का खोज वगैरह हुआ था, ठीक उसी टाइम पे ये भी सभ्यता का क्या हो रहा है, उत्पत्ति हो रहा है और एमर्ज हो रहा है। यही कारण है कि सभ्यता को कहा जाता है कि रोमन सिविलाइजेशन इज द सिविलाइजेशन ऑफ आयरन एज। रोमन सिविलाइजेशन इज द आयरन एज सिविलाइजेशन, यानी माना जाता है कि जो रोमन सभ्यता है वो लोह युग का एक सभ्यता है, क्योंकि लोह युग जिस समय लोहा का खोज हुआ था, ठीक उसी टाइम पे ये भी सभ्यता का क्या होता है, बर्थ होता है। अंडरस्टैंड? इसके अलावा देखा जाए तो इस सभ्यता को क्लासिक सिविलाइजेशन कहा जाता है। क्लासिक सिविलाइजेशन का मतलब होता है एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही ज्यादा क्लासिकल सिविलाइजेशन कहा जाता है, यानी एकदम आउटलुक में देखने में एकदम मस्त, मतलब उस समय सिविलाइजेशन इतना सुंदर लगता था, उस समय जो शहर बनाते थे लोग इतना खूबसूरत लगता था, इसलिए इसको क्लासिक सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये तमाम चीजें जो है रोमन सिविलाइजेशन के बारे में जो है कई दफा ये सब फीचर्स है कि रोमन सिविलाइजेशन क्या है, कैसा था, इसके पहले के क्लास में भी हम पढ़ाए। तो जो लोग पहले के क्लास नहीं किए हो, पहले जाकर उसको देख लेना, वीडियो ऑलरेडी डाला गया है, तो देख लेना तो थोड़ा समझ में आएगा ये वाला चीज। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा रोमन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो कैसे रहते थे। अब उनके थोड़े लोगों के बारे में और थोड़ा और डीप में चलते हैं, और रोमन सभ्यता के जो लोग हैं, रोमन सभ्यता के जो लोग हैं, रोमन सभ्यता के जो सोशल लाइफ है, रोमन सभ्यता के लोगों का जो काम काज क्या था, रोमन सभ्यता के लोग का धार्मिक जीवन कैसा था, रोमन सभ्यता का जो है और पॉलिटिकल रूल तो हम बता ही दिए कि वहां पे 3 तरीके का जो है 3 तरीके का वहां पे जो है शासन चल रहा। टोटल पॉलिटिकल रूल अगर देखा जाए तो पूरे रोमन अंपायर को 3 अलग अलग स्टेजों में क्या किया गया, चलाया गया, जिसमें सबसे पहला स्टेज आता है किंगडम या किंगशिप पीरियड, जिसको मोनार्कियल सिस्टम कहा जाता है। सबसे पहले वहां पे राजतांत्रिक व्यवस्था है, जहां पे राजा ने चलाया है ना। जो राजा, पहला राजा खुद भी कौन था, रेमस एंड रोमुलस, वो पहला राजा था जिसने शहर बनाया, बाद में ही सभ्यता का सूत्रपात हुआ। तो कुछ समय तक क्या होता है, 27 BC तक अगर देखा जाए तो 509 BC तक अगर देखा जाए तो रोमन सभ्यता जो है एक किंगशिप पीरियड में चला। किंगशिप तो बताए थे राजतांत्रिक व्यवस्था में, जहां पे राजा क्या होता था, रोमन साम्राज्य का शासक होता था, और वो एक परिवार से आता था, एक ही परिवार से आता था, और राजा का बेटा ही राजा बनता था। इस तरीके की एक जिस व्यवस्था को कहा जाता है राजतांत्रिक यानी मोनार्कियल सिस्टम के तहत शुरुआती समय में रोमन साम्राज्य मोनार्कियल व्यवस्था के तहत क्या किया गया,
चलाया गया, है ना। उसके अलावा देखा जाए तो फिर बीच में इस सभ्यता, जब ये मोनार्कियल सिस्टम खत्म हो जाता है, जब वहां पे लोग क्या करना चाहते हैं, लोगों ने चुनकर एक राजा को बनाया, तो वहां से एक नया पॉलिटिकल सिस्टम से रोमन सभ्यता चलना शुरू हुआ, जिस सिस्टम को कहा गया रिपब्लिकन सिस्टम। रिपब्लिकन सिस्टम का मतलब होता है जहां पे रोम और रोम साम्राज्य के जो लोग हैं वो निर्धारित करते हैं और वो तय करते हैं वोटिंग माध्यम से कि कौन बनेगा हमारा राजा, कौन इस सभ्यता को चला सकता है और हमारे लोगों की हिफाजत कर सकता है और आगे बढ़ा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, वैसे लोगों को चुनना स्टार्ट किया, तो एक नया सभ्यता को शुरुआत हुआ, जिस सभ्यता को हम लोग कहा गया रिपब्लिकन एक सिस्टम, रिपब्लिकन एरा, जहां पे गणतांत्रिक तरीके से जो है सरकार को चलाया गया, जहां पे लोग सरकार को चुनते थे और जो सरकार में आता था वो लोगों के लिए क्या करता था, काम करता था, जैसे कि हमारे देश में है, जहां पे जनता तय करता है कि यहाँ पे सरकार किसकी बनेगी, कौन सरकार में बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये जनता तय करती है। उसी तरीके से रोम के लोगों ने तय किया कि कौन बनेगा रोम का शासक और लीडर, है ना। तो उसके अलावा तीसरा कौन सा एरा है, तीसरा एरा इंपीरियल, जहां पे बाहर से अटैक करके जो है इनके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया, कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया और उन लोगों ने रूल करना स्टार्ट किया, जिसको इंपीरियल एज कहा जाता है, जो कि कब खत्म हुआ, 476 बीसी में। तो अब हम लोग समझते हैं सोसाइटी को समझते हैं, सोशल लाइफ या सोसाइटी ऑफ रोमन एम्पायर, यानी रोमन समाज कैसा था, रोमन समाज कैसा था, यानी रोम का जो समाज था, हर समाज होता है भाई, है ना, तो समाज उस समय रोम का कैसा था, कैसे लोग वहां पे रहा करते थे, किस किस तरीके का लोग रहा करते थे। जैसे आज भी अगर इंडियन समाज को देखा जाए तो भारत का समाज में भी कई तरीके के लोग रहते हैं, कई तरीके के लोग रहते हैं, जहां पे लोगों का भी क्या है, अलग अलग तरीके का जाति होता है, अलग अलग तरीके का एक तरीके से देखा जाए तो उनका क्लास होता है, एक क्लेन होता है। उसी तरीके से हम लोग यह देखते हैं कि रोमन समाज जो था वो कैसा था। तो देखो रोमन समाज, सबसे पहले तो रोम का जो समाज था, यानी ये जो पूरा रोम का जो समाज था, ये 3 अलग अलग भागों में क्या किया था, बटा हुआ था। यानी रोमन सिविलाइजेशन वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू द 3 क्लास, 3 वर्गों में क्या हुआ था, ये समाज बटा हुआ था। यानी रोम समाज के जो लोग थे वो 3 स्तर में बटे हुए थे, है ना। अब 3 स्तर कौन कौन सा था, सबसे पहले जो लोग होते थे उनको कहा जाता था पैट्रिशियंस। क्या कहा जाता था, पैट्रिशियंस। दूसरा जो वर्ग होता था उसको कहा जाता था प्लेबियंस, और तीसरा जो लोग होते थे उनको कहा जाता था स्लेव्स। यानी रोम समाज में यही 3 तरीके का लोग जो है पाए गए, एक को कहा गया पैट्रिशियंस, एक को कहा गया प्लेबियंस और एक को कहा गया स्लेव्स। अब जो पैट्रिशियंस होते थे वो कौन होते थे, प्लेबियंस कौन होते थे और स्लेव्स कौन होते थे। यानी रोम का यही समाज है, तीनों को मिला दो तो रोम का समाज बन गया, रोम का देश बन गया, कि इस देश में यही 3 तरीके के लोग क्या करते थे, वहां पे रहा करते थे। अब बात करते हैं कि पैट्रिशियंस कौन थे। देखो पैट्रिशियंस रोम समाज के सबसे हाईयर क्लास थे, यानी रोम समाज में सबसे ज्यादा डिग्निटी, सबसे ज्यादा बड़ा स्टेटस अगर किसी का था, रोम समाज में भी अगर किसी का जो हायर कास्ट थे, हायर क्लास थे, हमारे देश में जैसे किसको हम लोग कहते हैं, ब्राह्मणों को, सबसे ऊपर ब्राह्मण होते हैं, उसी तरीके से रोम समाज में भी सबसे ऊपर होते थे पैट्रिशियंस। और पैट्रिशियंस और कोई नहीं होते थे, ये लोग रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। कौन सा फैमिली से, रॉयल फैमिली से। ये लोग कौन सा फैमिली से बिलोंग करते थे, नोबल्स मैन से बिलोंग करते थे। नोबल्स मैन होते थे, यानी नोबल्स मैन मतलब शाही खानदान। यानी रोम समाज में जो है कुछ ऐसे समुदाय के लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस क्लास में आते थे। कौन सा क्लास में, पैट्रिशियंस क्लास में। पैट्रिशियंस का मतलब होता है जो समाज के सबसे ज्यादा जो रॉयल शाही खानदान राजा के परिवार से ताल्लुक रखते थे और जो राजा के परिवार से बिलोंग करते थे, उन लोगों को रोम में क्या कहा जाता था, एक अलग क्लास कहा जाता था, पैट्रिशियन। जैसे हमारे समाज में ब्राह्मण है ना, उसी तरीके से उनके समाज में क्या होते थे, पैट्रिशियंस। और पैट्रिशियंस भी कौन होते थे, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, शाही खानदानियों से बिलोंग करते थे, एंड दे आर वेरी पॉलिटिकली स्टेबल। यानी पैसा तो बेहिसाब था, दे हैव अ मच उनके पास पैसा होता था, लेकिन पैसा के साथ साथ क्या था, राजनीतिक, उनके पास क्या था, राजनीतिक स्टेबिलिटी बहुत था।
यानी राजनीति, यानी सत्ता पे पकड़ होता था। सत्ता में कौन राजा बनता था? इसी परिवार से, यानी वो परिवार था जहां राजा, यानी यही लोग रूल करते थे। पूरे क्या, किस पे रूल करते थे? पूरे रोम पे रूल करते थे, और रोम के समाज में दबदबा जो है ये लोग रखा करते थे, क्योंकि लोग सबसे हायर क्लास से बिलोंग करते थे, तो समाज के सारे लोग इनको इज्जत करते थे। समाज के सारे लोग क्या करते थे? इनका मान सम्मान करते थे। ये तमाम तरीके का जो चीज जो है ये रोम समाज में देखा गया। अंडरस्टैंड? यानी पैट्रिशियन जो है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कुलीन वर्ग, है ना, क्या कहते हैं? पैट्रिशियंस को हम लोग ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कुलीन क्लास। कुलीन क्लास का मतलब होता है सबसे ज्यादा हाईली पॉलिटिकली रेपुटेड फैमिली, मतलब ऐसा फैमिली जो बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली रेपुटेड है, उस फैमिली को जो है हम लोग पैट्रिशियंस, और यही सबसे पहला वर्ग होता था कहां पे? रोम में। और ये लोग पूरे समाज को क्या करते थे? चलाते थे, देश को भी चलाते थे, और समाज के ऊपर इनका क्या था? बहुत भारी भरकम इनका जो है ये भी था, कंट्रोल भी था। अब आते हैं प्लेबियंस। अच्छा, ये समझ में आया समाज के लोग कौन थे? अब समझ में आता है प्लेबियंस। प्लेबियंस दूसरा क्लास थे, यानी सेकेंड ये लोग क्लास कहा जाता था, सेकेंड क्लास ऑफ द रोम सोसाइटी, यानी रोम समाज का जो है दूसरा, अगर कोई मतलब स्टेटस रखता था रोम समाज में पैट्रिशियंस के बाद, तो थे प्लेबियंस। अब वो प्लेबियंस कौन होते थे? प्लेबियंस का मतलब होता है ऑल द कॉमन पीपल ऑफ एंड ऑल द कॉमन सिटीजन्स ऑफ द रोम, यानी जितने भी रोम के जो नागरिक हुआ करते थे, जो इसमें जो फार्मर्स थे, जो वर्कर्स थे, जो आर्टिसियंस थे, जो आर्किटेक्चरर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, है ना, ये तमाम लोगों को जो है एक साथ क्या कहा गया? प्लेबियंस। प्लेबियंस का मतलब होता है जो रोम के क्या थे? कॉमन सिटीजन थे, यानी रोम के जो नागरिक थे, रोम के जो कॉमन नागरिक थे, उनको क्या कहा गया? प्लेबियंस। बट इसमें कौन कौन आते थे प्लेबियंस में? इसमें सभी आ जाते थे। शुरू होता था मर्चेंट से, व्यवसायी थे, उसके बाद कौन थे? आर्किटेक्चरर थे, आर्टिसियंस थे, उसके बाद कौन थे यहाँ पे? फार्मर्स, यानी जो खेती करते थे वो थे, वर्कर्स थे, ये तमाम लोगों को जो है यहाँ पे कहा जाता था, है ना। तो यहाँ पे हम क्या बताएं? प्लेबियंस रोम समाज का दूसरा सबसे बड़ा जो है वर्ग हुआ करता था, जो वर्ग जो है बेसिकली एक आम, जैसे हम लोग हैं, है ना, आम नागरिक हुआ करते थे, जो लोग अलग अलग प्रोफेशन में जुड़े होते थे। कोई व्यवसायी होता था, कोई आर्ट एंड आर्किटेक्चर के काम से जुड़ता था, कोई फार्मिंग करता था, कोई वर्कर्स और लेबर का काम करता था। तो ये लोग जो है इसी दर्जा और इसी क्लास के और इसी वर्ग में बिलोंग करते थे। अब बात करते हैं सबसे नीचे रोम समाज में अगर किसी का दर्जा था, सबसे नीचा वर्ग अगर कोई रोम समाज में होता था, जिसको रोम समाज के लोग जो है बहुत ही नीचे और बहुत ही निचतम नजर से देखते थे, वो होते थे वहां के स्लेव्स। स्लेव्स का मतलब होता है दास। ये दास जो इसको हम लोग कहते हैं गुलाम। ये वो लोग होते थे जिनको, अच्छा, रोमन सिविलाइजेशन में क्या था? ये समझाता है कि रोम समाज में क्या था? दास भी था, यानी दास प्रथा वहां पे था, स्लेवरी सिस्टम रोम में मौजूद था, क्योंकि वहां पे दास रहते थे। अब जो दास होते थे, ये दास कहां से आते थे? जब रोम का कोई राजा किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक करता था, तो वहां पे जब अटैक करके जब उसको जीत जाता था, तो उस देश में जितने भी बंद किए गए कैद खाने में जितने भी जो अपराधी होते हैं, कैदी खाना होते थे, जेल में बंद होते थे, प्रिजनर्स होते थे, उन सारे प्रिजनर्स को क्या करते थे? ये लोग अपने देश में ले आते थे और उनको गुलाम बना लेते थे और उनको अलग अलग काम करने देते थे। और इनका स्लेव का बहुत बड़ा रोल है रोम का इकोनॉमी में, यानी रोम के अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में, रोम देश को तरक्की करने में, रोम देश को आर्थिक तरीके से मर्यादाशील बनाने में सबसे बड़ा रोल किसका था? स्लेव्स का। क्योंकि वो दास होते थे जिनको पैसा नहीं देना पड़ता था राजा को कोई काम करने के लिए, और राजा उनसे दिन रात कड़ी मेहनत करवाते थे और उनको ना उसके बदले में पैसा मिलता था ना कुछ मिलता था, बस 2 टाइम का खाना इनको जो है दी जाती थी। बट इनका स्थिति जो है बद से बदतर थी, इतना बदतर थी कि राजा के ये जो है उनका पर्सनल गुड्स होते थे, पर्सनल एक वस्तु और सामान के जैसा जो है इनका ट्रीटमेंट होता था। अगर राजा इनको चाहे तो मार भी सकता है, राजा इनको चाहे तो कुछ भी कर सकता है, मतलब इनका किसी भी तरीके का रोम समाज में कोई अधिकार नहीं था। ना इनको संपत्ति रखने का अधिकार था, ना शादी करने का अधिकार था, ना किसी भी तरीके का अधिकार था, मतलब कुछ अधिकार नहीं था। कोई भी सिविक और सिविल राइट्स इनको जो है रोम में नहीं दी जाते थे। तो ये समाज के सबसे निचतम और निचले वर्ग हुआ करते थे, कौन? गुलाम।
अब बात करते हैं कि समाज, रोमन समाज में तो ये समझे कि तीन तरीके का वर्ग वहां पे पाया जाता है। एक पाया जाता है रॉयल फैमिली, एक पाया जाता है कॉमन सिटीजन, और एक पाया जाता है जो सबसे समाज के निचतम होते थे, जिनको स्लेव्स या बेगार कहा जाता था। आगे बात करते हैं कि यहाँ रोम समाज में जो है महिलाओं की क्या स्थिति थी। तो देखो, रोम समाज में जो है महिलाओं की स्थिति नाइदर अच्छा था और नाइदर बहुत बुरा था। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब होता है द पोजीशंस ऑफ वुमेन्स इज नॉट ग्रेटर और नॉट लेस। नहीं, वहां पे क्या था, नॉट गुड और नॉट बैड। यानी द पोजीशंस ऑफ वुमेन इज नॉट गुड और नॉट बैड, यानी नहीं ज्यादा क्या था, बुरा था, और नहीं ज्यादा क्या था, अच्छा था। यानी ठीक ठाक अवस्था में ये लोग भी क्या करते थे, अपने जीवन को चलाते थे। यानी कुल मिलाकर हम रोम समाज के बारे में ये बताए, रोम समाज के बारे में ये समझाए कि रोम समाज का जो समाज होता था वो कैसा होता था। तो उसमें तीन तरीके का वर्ग का पाया जाता था। वुमेन्स के भी बारे में हम तुमको यहाँ पे बता दिए। अब बात करते हैं कि रोम समाज में जो है एक ट्राइब्स हुआ करता था। यानी ये जो 753 बीसी में तो रोम आया ना, रोम शहर, लेकिन ये रोम शहर जो था इसका नाम अलग था, लेकिन रोम शहर, रोम बनने से पहले जो है यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स और बहुत सारे क्लेन रहते थे। यानी कुछ जातियां रहा करती थी, और वो जातियों को कहा जाता था इरिस्टोकेनस। रोम में जो जातियां रोम बनने से पहले, रोमन अंपायर बनने से पहले जो रहते थे, उनको कहा जाता था इरिस्टोकेनस। इरिस्टोकेनस एक ट्राइब्स होता था जो रोम के बनने से पहले रोम में क्या करते थे, रहा करते थे। बट रोम सिविलाइजेशन आने के बाद ये धीरे 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 इस जगह को छोड़कर चले गए, है ना। यानी सबसे पहला, सबसे अर्लियर सिटीजन और सबसे अर्लियर पीपल कौन थे रोम का, तो रोम के सबसे अर्लियर पीपल थे इरिस्टोकेन्स, है ना। इरिस्टोकेन्स ये ऐसे ट्राइब्स हैं जो रोम बनने से पहले रोम में रहा करते थे, लेकिन रोम बनने के बाद ये धीरे धीरे उन जगहों को क्या करने लगे, छोड़ने लगे और पलायन करने लगे, यानी माइग्रेट होने लगे। अंडरस्टैंड। तो ये कुल मिलाकर जो है ये है। अब हम लोग बात करते हैं कि रोम समाज का समाज तो समझे, लेकिन रोम समाज का जो है इकोनॉमी को हम लोग अब समझते हैं कि रोम समाज का इकोनॉमी कैसा था। यानी वहां पे लोग जो है जीवन को जीने के लिए जो है क्या करते थे। तो हर समाज में लोग कुछ ना कुछ व्यवसाय और कुछ ना कुछ काम काज करते हैं, जिससे वे अपने आप को सरवाइव कर सके, अपने आप को जी सके, अपने परिवार को चला सके, है ना। तो कुछ ना कुछ ऑक्यूपेशंस करते हैं। तो यही हम लोग समझना चाहते हैं कि भैया जो रोम सभ्यता था, ये सभ्यता इतने दिन तक चला, तो इतने दिन तक लोग वहां करते क्या थे। यानी जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करते थे, लेकिन वो क्या करते थे, उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशंस क्या था, जीवन कैसे चलाते थे, जीवन कैसे व्यतीत करते थे। तो इसीलिए अब हम उनको पढ़ेंगे इकोनॉमिक लाइफ, यानी इकोनॉमिक कंडीशंस एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द रोमन अंपायर। यानी रोमन अंपायर, रोमन अंपायर के लोगों का इकोनॉमिक लाइफ कैसा था, यानी आर्थिक जीवन कैसा था, यानी वो क्या करते थे अपने जीवन को चलाने के लिए और जीवन को जो है सरवाइव करके रखने के लिए। तो देखो रोम के जो लोग हुआ करते थे, वो लोग दो तीन चीजों के ऊपर जो है हाईली डिपेंडेंट रहते थे। सबसे पहला उनका जो डिपेंडेंट होता था वो होता था एग्रीकल्चर। यानी यहाँ के भी लोग जो है इतना विकसित शहर में रहने के बावजूद भी यहाँ के लोग, ज्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल इन रोम आर एसोसिएटेड विद द एक्टिविटी ऑफ द कल्टिवेशंस। यानी ज्यादातर लोग रोम समाज के जो है खेती वगैरह और कृषि के कामकाज से जो है जुड़े होते थे, और यही सारा कुछ करके जो है अपने जीवन को क्या करते थे, चलाते थे, जीवन को क्या करते थे, सरवाइव करके रखते थे। और यहाँ पे एग्रीकल्चर जो करते थे, क्यों एग्रीकल्चर करते थे, क्योंकि रोम जो था, एक रोम जो शहर है वो खुद ही टाइबर नदी के पास है। तो टाइबर नदी के पास होने के कारण वहां का एरिया बहुत ज्यादा क्या होता है, पानी लगने से फर्टाइल एरिया था, यानी बहुत ज्यादा उपजाऊ मैदानी भाग था। तो उपजाऊ मैदानी भाग होने के कारण वहां के सारे लोग क्या करते थे, इसी जमीन पे क्या करते थे, खेती वगैरह और कई सारे क्रॉप्स और कई सारे वेजिटेबल्स यहाँ पे क्या करते थे, कल्टीवेट करते थे, और इसी से जो है फार्मिंग करके अपने जीवन को क्या करते थे, चलाते थे। यानी कुल मिलाकर बताया जाए तो द प्राइमरी ऑक्यूपेशंस ऑफ रोमन पीपल वाज एग्रीकल्चर। यानी उन लोगों के जीवन जीने का एकमात्र स्रोत और सबसे ज्यादा जो रोम समाज के लोग जिस चीज पे आधारित थे जीवन जीने के लिए, एंड दैट वाज द एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर भी बहुत तरीके का एग्रीकल्चर करते थे, जैसे कि वो लोग क्या करते थे, व्हीट का, यानी व्हीट का मतलब होता है गेहूं उत्पादन कर लेते थे। व्हीट के बाद अगर देखा जाए तो बार्ली,
वो लोग बार्ली उत्पादन कर लेते थे। बार्ली के अलावा देखा जाए तो और भी कई तरीके का जो है वो क्रॉप्स क्या करते थे, उत्पादन करते थे। और ये क्रॉप्स उत्पादन करने के लिए जो है उनके पास बड़ा ही फर्टाइल जमीन होता था। क्यों फर्टाइल जमीन होता था? क्योंकि पास में नदी होने के कारण जो है नदी का दोनों ओर जो है काफी ज्यादा क्या उपजाऊ भूमि था, जिससे वो क्या करते थे, खेती कर पाते थे। यानी एक चीज यहाँ पे देखा जाए तो एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा जो है रोम के लोग इसी चीज से जो अपने जीवन का उनका एकमात्र सहारा था एग्रीकल्चर। लेकिन एग्रीकल्चर के अलावा देखा जाए तो यहाँ के लोग जो है एनिमल हस्बेंड्री भी करते थे। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब, एनिमल हस्बेंड्री मतलब एनिमल डोमेस्टिकेशन। यानी ये लोग क्या करते थे, खेती करने के साथ साथ कुछ लोग खेती, तो ज्यादातर लोग तो खेती करते थे, लेकिन कुछ लोग जो लोग खेती नहीं करते थे वो लोग किस कामों से जुड़े हुए थे, पशुपालन के कामों से जुड़े हुए थे। यानी दे आर एक्चुअली डोमेस्टिकेटिंग द एनिमल्स एंड दे वर एक्चुअली सर्वाइविंग देमसेल्फ। वे लोग क्या करते थे कि एक तो वो पशु और जितने भी जानवर होते थे उसका पालन करते थे, उससे उनको जो है बहुत सारा प्रॉफिट होता था और उसी प्रॉफिट से जो है अपने परिवार और अपने आप को क्या करते थे, चलाते थे। यानी कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि वो लोग एनिमल डोमेस्टिकेशन भी किया करते थे अपने जीवन को चलाने के लिए। इवन इसके बाद अगर देखा जाए तो और सभी तरीके के डोमेस्टिकेशन करते थे। हर जीव जंतु, हर एनिमल्स को क्या करते थे, पालते थे, पोसते थे और क्या करते थे, उनको बहुत बड़ा दाम में क्या करते थे, बेचते भी थे। तो इससे उनको जो है काफी ज्यादा पैसा आता था। एनिमल डोमेस्टिकेशन के बाद जो है तीसरा उनका काम क्या था, वो लोग बहुत सारे ऐसे वहां पे थे हैंड क्राफ्ट्स के कामों से जुड़े हुए थे। हैंड क्राफ्ट्स यानी एक तरीके का देखा जाए इंडस्ट्री, यानी स्मॉल इंडस्ट्री के कामों से जो है बहुत सारे लोग रोम में जुड़े हुए थे और इससे अपने जीवन को क्या करते थे, वो चलाते थे। यानी रोम के लोग जो है खेती का भी काम करते थे, ज्यादातर लोग खेती करते थे, कुछ लोग पशुपालन के काम काज से जुड़े हुए थे और इवन कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो लोग क्या करते थे, छोटा मोटा हाथ से कुछ बनाकर क्या करते थे, हैंड क्राफ्ट्स और हैंड क्राफ्ट इंडस्ट्री में क्या करते थे, काम करते थे और हाथ से कुछ बनाकर, जैसे हो गया पोट्री और नए नए तरीके का जो है डिजाइन बनाते थे और इस चीज को बेचकर क्या करते थे, अच्छा यहाँ पे वो ऑर्नामेंट भी बनाते थे। ऑर्नामेंट मतलब ज्वेलरी वगैरह भी बनाते थे। और सबसे खास बात क्या था, सुनो, यहाँ के जो लोग थे मैन एंड वुमेन दोनों ही ऑर्नामेंट पहना करते थे। यानी इन लोगों का शौक इतना था कि यहाँ का महिलाएं तो पहनती थी सारा ज्वेलरी वगैरह, लड़का लोग भी कम नहीं था, वो लोग क्या करता था, पहन लेते। जैसे आज का लड़का लोग को देखोगे कान छेदा लेगा, कोई नाक छेदा लेगा, है ना, मतलब क्या बोलेंगे, पूरा टू कॉपी लड़की बनने का काम कर दिया है। तो जाइए बोलता है शौक है, शौक भी ऐसा रखो कि इंसान और समाज देख के तुमको बोले हाँ शौक है। शौक तो बहुत कुछ होता है, लेकिन ऐसा शौक लेता है, ऐसा शौक रखता है जो शौक उसका जेंडर चेंज करने को उतर जाता है। और जब इंसान उसको बोल दे कि भाई तुम लड़की है ना क्या, तो बोलता है बुरा मान जाता है। बट बुरा नहीं, चीजों को समझना चाहिए। कुछ तो भाई डिफरेंट छोड़ो, है ना, पूरा लड़का लड़की हो जाएगा तब तो हो ही गया। ऑर्नामेंट आजकल तो देखते हैं लड़की लोग जितना ना पहनते उतना लड़का लोग पहनता है, हाथ में पहनता है, गला में पहनता है, कोई कान में पहन लेता है। चूल का तो बात है अलग, चूल तो तुम भी रखते हो बाबू। तो एक तो यहाँ पे ये था कि यहाँ के जो लोग थे मैन एंड वुमेन बोथ दे आर एक्चुअली वियरिंग ऑर्नामेंट्स। तो दोनों ही क्या करते थे, ऑर्नामेंट को क्या करते थे, पहनते थे। शौकीन इंसान थे ये लोग भी, ढेर सारा शौक रहता है और यही शौक आज भी इटली में है, खूब सारा वो लोग पहना करते हैं, है ना। अच्छा हैंडक्राफ्ट समझ में आया। तो पूरा का पूरा देखा जाए तो इकोनॉमिक लाइफ। अच्छा उसके बाद लास्ट दूसरा ये क्या करते थे, ट्रेड, व्यापार व्यवसाय के कामों से जो है यहाँ के लोग जुड़े हुए थे, है ना। यानी ज्यादातर देखा जाए लोग, तो कुछ लोग व्यापार और व्यवसाय से भी जुड़ा करते थे और जो ट्रेड करते थे वो लोग क्या करते थे, इंटरनल ट्रेड भी करते थे
यानी देश के अंदर भी क्या करते थे, सामानों को एक्सचेंज करते थे और बेचकर पैसा कमाते थे, और एक्सटर्नल ट्रेड भी करते थे। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, देश के बाहर दूसरे देश को भी सामान बेचकर क्या करते थे, पैसा कमाते थे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अपने देश में भी पैसा, अपने देश में बहुत सारा सामान बेचकर क्या करते थे, पैसा कमाते थे, और साथ ही साथ दूसरे देश में भी सामान को बेचकर क्या करते थे, उनसे पैसा कमाते थे। यही देखा जाए तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों से भी जुड़े हुए थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब, इंपोर्ट मतलब दूसरे देश से मंगवाना, और एक्सपोर्ट मतलब अपने देश से दूसरे देश में भेजना। और देखा जाता है कि दूसरे देश से बहुत सारा गोल्ड मंगाते हैं, बहुत सारा स्टोन मंगाते हैं, है ना, और भी बहुत सारा चीजें मंगाते हैं, और अपने देश से भी जो है काफी कुछ भेजते हैं। जैसे बहुत सारा मार्बल का बना हुआ चीज जो है अपने देश से भेजते थे, है ना। ये तमाम तरीके का चीज जो है वो दूसरे देश में भेजते थे। देखा जाता है कि इनका ट्रेड का जो कनेक्शन है, यहाँ के जो लोग हैं उस समय इंडिया, उस समय सीरिया, यानी उस समय प्राचीन देशों के साथ क्या करते थे, ट्रेड कनेक्शन था इनका, यानी व्यापार व्यवसाय संबंध था इनका, जो ये दिखाता है हमारा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग समझे कि इकोनॉमिक लाइफ क्या है रोमन एम्पायर का, यानी जो रोम में रहने वाले जो लोग हैं उनका आर्थिक जीवन जो है किस तरीके का है, और किस तरीके से अपने जीवन को क्या करते हैं, चलाते हैं। अच्छा, थोड़ा साइड दे दो, यहीं पे रख दीजिएगा, आएंगे क्या, आ जाइए, थोड़ा साइड दे दो वहां से। अरे तुम लोग हमको लगा आप आएंगे रात को, अच्छा कि एक भी नहीं था, थोड़ा सा भी नहीं था। रात में छुट्टी हो जाता है ना, ना ठीक है। ठीक है, चलो देखे, तो ये तो हम एक बताएं आपकी इकोनॉमिक लाइफ ऑफ रोमन एम्पायर, है ना। अब थोड़ा हम लोग थोड़ा जस्ट 2-3 मिनट लगेगा, रोमन का लास्ट बचा हुआ है रिलीजियस लाइफ, यानी ये तो हम लोग समझे कि वो लोग अपने जीवन को जीने के लिए क्या क्या कुछ करते थे। तो उनका बहुत सारा जीविकोपार्जन हम लोग पढ़े, बहुत सारा लाइवलीहुड पढ़े। अब समझते हैं कि वो लोग जो है भगवान में विश्वास करते थे कि नहीं। रिलीजियस लाइफ ऑफ रोमन पीपल, यानी रोम के जो लोग थे उनका धार्मिक जीवन कैसा था, यानी लोग धार्मिक, हर व्यक्ति का क्या होता है, कुछ ना कुछ धर्म होता है ना। तो उनका कोई धर्म था कि नहीं, और उनको लोग कुछ चीजों पे विश्वास करते थे कि नहीं, मानते थे कि नहीं, है ना। और ध्यान दो, तो सबसे खास बात क्या है कि जब हम लोग धार्मिक जीवन पढ़ते हैं रोमन अंपायर और रोमन लोगों का, तो उसमें एक चीज हम लोग को मिलता है कि शुरुआती समय में जो थे यहाँ के लोग जो है पॉलीथिज्म में विश्वास करते थे। पॉलीथिज्म का मतलब होता है, पॉलीथीन मत समझ लेना, पॉलीथिज्म का मतलब होता है मल्टीपल गॉड में विश्वास करते थे। यानी यहाँ के लोग जो है बहुत सारे भगवानों में विश्वास करते थे और बहुत सारे धर्मों में विश्वास करते थे। यानी दे बिलीव्ड इन ऑल रिलीजन एंड ऑल द गॉड्स, वो लोग हर भगवान को पूजते थे और हर धर्म को मानते थे, है ना। कोई भी एक धर्म उनका नहीं था। यानी शुरुआती समय में रोम के लोग जो थे सभी धर्मों को मानते थे, सभी धर्म के गॉड को क्या करते थे, पूजा पाठ करते थे, और क्या था, वो भी एक धार्मिक पीपल थे। उनका भी बिलीफ होता था, कई सारा जो है रिचुअल्स, कई सारा वो सैक्रिफाइसेस करते थे। लेकिन बाद के समय में क्या होता है, बाद में लेटर यानी 1 सेंचुरी के बाद से, देखो यहाँ तो क्या है 476 बीसी का है लिखे भाई, सी ना, यानी जैसे क्या होता है, एक में क्राइस्ट एरा, जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है, तो उसके बाद ये पूरा का पूरा जो रोम है, पूरा का पूरा रोमन अंपायर भी क्या होता है, क्रिश्चियन हो जाता है। यानी यहाँ बाद में कौन सा धर्म आ जाता है, क्रिश्चियनिटी। यानी बाद में यहाँ के लोग जो है एक ही धर्म को अपना लेते, ईसाई धर्म। लेकिन उसके पहले ये लोग सभी धर्मों में विश्वास करते थे, सभी तरह के ईश्वरों को क्या करते थे, मानते थे। लेकिन जैसे जैसे जीसस क्राइस्ट और क्रिश्चियनिटी आया, ये सारे लोग जो है ईसाई धर्म को क्या करते हैं, मान लेते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ के लोग बहुत तरीके का जो है गॉड
को पूजा पाठ करते थे, जैसे जुपिटर, कुछ गॉड है जिनका नाम हम लिखवा दे रहे हैं, जैसे वो जुपिटर को बहुत ज्यादा क्या करते थे, मानते थे, पूजा पाठ करते थे। उसके बाद देखा जाए मार्स, वो मार्स को पूछते थे, इवन जो है वो वेनस को पूछते थे, इवन जो है वो मरकरी को पूछते थे। अब जो है एक तमाम तरीके का जो है वो पूजा पाठ करते थे। अब जो मरकरी होता था, इसको वो लोग कहते थे क्या, मरकरी को वो लोग कहते थे द मैसेंजर ऑफ गॉड, यानी वो लोग मानते थे कि वो ईश्वर का क्या है, एक दूत है जो ईश्वर का मैसेज लेकर पृथ्वी पे आता है। और उसको लोग क्या करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, बहुत ही ज्यादा उनका मान सम्मान करते थे। दूसरा वेनस, इनको मानते थे गॉड इज ऑफ ब्यूटी, गॉड इज ऑफ ब्यूटी, गॉड इज ऑफ मतलब क्या बोलेंगे, गॉड इज ऑफ ब्यूटी, गॉड इज ऑफ फर्टिलिटी, ये तमाम चीजों को क्या करते थे, वो मानते थे। यानी वेनस को जो है सुनो, ये वेनस को क्या करते थे, वो लोग पूजा करते थे। और वेनस जो है गॉडिस थी, यानी ये देवी थी, जिसको ये लोग क्या करते थे, पूजा पाठ करते थे। वहीं पे मार्स को भी वो लोग पूजा पाठ करते थे, है ना, जिसको क्या मानते थे, उसको मानते थे, मार्स को मानते थे प्रोटेक्टर ऑफ द रोमन पीपल, यानी जो रोम के लोगों का क्या है, रक्षक है, इसको लोग पूजा पाठ करते थे। और जुपिटर, जिसको कहते थे द फादर ऑफ गॉड एंड मैन, यानी ईश्वरों का भी पिता और लोगों का भी जो पिता है उनको मानते थे, जिसका नाम था जुपिटर। तो ये तमाम ईश्वर का क्या करते थे, वो पूजा पाठ किया करते थे। तो ये पूरा का पूरा जो है हम लोग का रोमन सिविलाइजेशन था, जहां पे हम लोग ये समझे कि रोमन सिविलाइजेशन क्या है, और ये भी हम लोग समझे कि रोमन सिविलाइजेशन में लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, इन चीजों को जो है हम लोग यहाँ पे समझे। आगे की क्लास में जो है सुनो, आगे की क्लास में जो है हम लोग ईस्टर्न रोमन अंपायर को जो है देखेंगे। अभी तो बस वेस्टर्न रोमन अंपायर ही हम लोग पढ़े। अब जो कॉन्स्टेंटिनोपल और ईस्टर्न रोमन अंपायर और बाइजेंटाइन अंपायर का शुरुआत होगा, उसको हम लोग अगले दिन देखेंगे। थैंक यू।